हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्नो फार्मेसी। तो आज हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ में बात करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोलॉजी का। और ये बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें और इसके एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम जो फुल टॉपिक है उसके बेस पर एमसीक्यूज़ लाए हैं। अगर आपको टॉपिक कुछ कम भी आ रहा है तो इस एमसीक्यू सीरीज़ को आप देखते हुए अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक और उसके बाद आप देखिए कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी, मतलब लगभग सारी जानकारियाँ हो ही जाएंगी गाइस। तो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दिस ड्रग रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वसोमोटर सेंटर इन द सीएनएस। तो ये पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि वसोमोटर सेंटर पर एक्ट करती है। और वसोमोटर सेंटर होता क्या है? वसोमोटर सेंटर एक जो होता है वो किसका पार्ट होता है? ब्रेन स्टेम का। ठीक है, ब्रेन में जो स्टेम होती है उसमें वसोमोटर सेंटर होता है। तो वसोमोटर सेंटर अब करता क्या है? बेसिकली वसोमोटर सेंटर का जो वर्क होता है वो हार्ट रेट को रेगुलेट करना होता है। इसके साथ ही अपना जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको, उसका कंस्ट्रक्शन, डायलेशन, इस चीज़ पर भी उसका रेगुलेशन होता है। तो उसमें हाउ टू कंस्ट्रक्ट एंड मतलब कितना कंस्ट्रक्ट करना है, कितना डायलेट करना है, उस चीज़ के बारे में रेगुलेशन होता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर का भी रेगुलेशन होता है। तो कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सेंटर, किसके लिए? ब्लड प्रेशर के लिए। तो इस पर एक्ट करने वाली ड्रग के बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो वसोमोटर सेंटर होता है उसमें कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? बेसिकली सबसे ज़्यादा तो अल्फ़ा 2। ठीक है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पाया जाता है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा 2 का एगोनिस्ट देंगे, अल्फ़ा 2 का एगोनिस्ट देंगे। अब हम यहाँ पे अपने ड्रग्स देख लेते हैं, लाबेटालॉल, क्लोनिडीन, एनालाप्रिल एंड निफेडिपिन। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन कौन रहने वाला है? क्लोनिडीन रहने वाला है, ये ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा जो ड्रग्स लिखी हुई हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे अपने आप को जानकारी रहेगी और आगे जो एमसीक्यूज़ लगे हुए हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ से। तो जो लाबेटालॉल होता है बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा दोनों का ब्लॉकर है ये, है ना। तो ये सेंट्रली एक्ट नहीं कर रहा है वसोमोटर में। इसके अलावा जो इनालाप्रिल लिखी हुई है ड्रग, इनालाप्रिल जो ड्रग होती है वो होती है अपनी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अभी आगे बात करेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता क्या है, कैसे काम करता है। तो ये अभी आप नोट कर लीजिए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं निफेडिपिन में। तो निफेडिपिन क्या होता है? निफेडिपिन होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है, समझ गए आप। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यहाँ पे देख रहे हैं, और 3 ड्रग्स होंगी इसमें जो कि सेंट्रली एक्ट करती होंगी। इसके अलावा एक ड्रग होगी जो सेंट्रली एक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो ड्रग्स हैं मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, मोक्सोनिडीन, है ना, ये अपनी ये सेंट्रली एक्टिंग होती हैं और ये वही होती हैं अल्फ़ा 2 का एगोनिस्ट। ठीक है, अल्फ़ा 2 का एगोनिस्ट ही होती हैं। इसके अलावा जो मिनॉक्सिडिल है वो पोटेशियम चैनल में एक्ट करने वाली ड्रग है ना। पोटेशियम चैनल को क्या करती है? ओपन कर देती है, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देगी। तो यहाँ पे ये पोटेशियम चैनल को ओपन करने वाली क्लास ड्रग है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी तो हमेशा रिपोलराइजेशन ही रहेगा, रिपोलराइजेशन रहेगा तो ब्लड वेसल्स जो है अपनी वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगी, है ना। तो यही इसका मैकेनिज़्म है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी चीज़ यही है कि पोटेशियम चैनल जब ओपन रहेगा तो रिपोलराइजेशन ही रहेगा, और रिपोलराइजेशन रहेगा तो ब्लड वेसल हमेशा रिलैक्स्ड रहेगी, स्मूथ मसल्स, है ना। तो अब देखते हैं अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इज़। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स हैं। तो अब हम थोड़ा देखते हैं गैंग्लियोनिक होता क्या है। गैंग्लियर से जो भी होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती है कह सकते हैं, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो गैंग्लियोनिक सेल बेसिकली ये होता है, गैंग्लिया होती है ना। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्व्स है आती हैं और यहाँ से भी नर्व्स जाती हैं। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो सिग्नल्स होते हैं, नर्व सिग्नल, उसको रिले करने का काम करती है, मतलब ट्रांसफ़र करने का काम करती है। अब जैसे अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका एसिटाइलकोलिन है ना, तो उस चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। इसमें जो है तो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। बेसिकली क्या होता है? निकोटिनिक रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पे निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन आया। इसके बाद अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है तो इधर साइड एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ होगा। अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नहीं है
तो ये क्या करता है, तो दूसरी चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, नॉन एड्रेनलिन हो गया, है ना। तो कह सकते हैं ये जो गैंग्लियोनिक सेल होती है ये क्या होती है, कह सकते हैं ये एक रिले का काम करती है, ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो इसमें निकोटीन रिसेप्टर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इसमें एक्ट करने वाली ड्रग। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे कोई भी अगर न्यूरोट्रांसमीटर आया, अब हमने इसमें इसको ब्लॉक कर दिया, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसके आगे नहीं जाता है, फिर चाहे वो एड्रेनलिन हो, एसिटाइलकोलिन हो, कुछ भी हो, वो आगे फिर नहीं जाता है। तो हम चलते हैं इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में हाइड्रालाजीन, ट्यूबोक्लोराइन, ट्राइमेथाफेन एंड मेटोप्रोलॉल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन अपना रहने वाला है ट्राइमेथोफेन, ठीक है। इसके अलावा हेक्सामेथोनियम भी होता है ना, आप नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं हेक्सामेथोनियम। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिक आउट द सिम्पैथोलाइटिक ड्रग। तो यहाँ पे सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, लावेटालॉल, प्राजोसिन, ग्वानिथिडीन एंड क्लोनिडीन। तो यहाँ पे सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स तो सारी हैं, लेकिन यहाँ पे ग्वानिथिडीन का ही ऑप्शन इसलिए सेलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ग्वानिथिडीन थोड़ा सा ऑड है, मतलब इसका जो मैकेनिज़्म है वो अलग है। बेसिकली क्या होता है कि लावेटालॉल जो होता है वो बीटा ब्लॉकर होता है, जैसे कि आप जानते हैं लावेटालॉल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर होता है ना। और प्राजोसिन जो होता है वो अल्फ़ा वन ब्लॉकर होता है, अल्फ़ा वन का ब्लॉकर होता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो ग्वानिथिडीन जो होता है वो क्या होता है, ग्वानिथिडीन जो नॉन एड्रेनलिन जो होता है ना, आपने सुना होगा नॉन एड्रेनलिन जो कि सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, नॉन एड्रेनलिन की रिलीज़ को रोक देता है ये ग्वानिथिडीन। तो बेसिकली ये किस चीज़ पर एक्ट करता है, आप थोड़ा सा और डीप चलते हैं ताकि जानकारियाँ बनी रहे और कंटेंट की कमी ना हो। तो क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जो वेसिकल होता है जहाँ पर नॉन एड्रेनलिन अपना प्लेस्ड होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम लगता है एनमैट, आप कह सकते हैं एनएमटी, ठीक है। क्या होता है कि एन मिथाइल ट्रांसफरेज इसका नाम होता है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो आप लिख लीजिएगा, एन मिथाइल ट्रांसफरेज इसको कहते हैं। एन मिथाइल ट्रांसफरेज से क्या होता है, नॉन एड्रेनलिन ट्रांसफ़र होता है किसमें, एड्रेनलिन में, है ना। तो अपना जो ग्वानिथिडीन होता है वो इस एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इस इनहिबिट कर देता है तो नॉन एड्रेनलिन नहीं रिलीज होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ये ग्वानिथिडीन। तो सी ऑप्शन अपना राइट है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा हो या फिर नॉर्मल हो, तो फिर अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है ऐसी वीडियोज़ को लाने के लिए। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा गाइस, क्योंकि यही काम आता है। टिक द ड्रग विथ नॉन सेलेक्टिव बीटा एडनो ब्लॉकिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के बारे में डायरेक्टली पूछ रहा है। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देख लेते हैं, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नबीवोलॉल। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं इसमें प्रोप्रानोलॉल जो होता है वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है ना। और एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबिवोलॉल ये जो ड्रग होती है सेलेक्टिव ब्लॉकर होती हैं। प्रोप्रानोलॉल की कैटेगरी में ही जैसे आ जाती है आपकी टीमोलॉल, है ना, और सोटालॉल भी आ जाती है। तो यहाँ पे प्रोप्रानोलॉल ही राइट ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज़ द सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा वन एड्रेनो रिसेप्टर। तो यहाँ पे सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा वन एड्रेनो रिसेप्टर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, लावेटालॉल, प्राजोसिन, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना एटेनोलॉल रहने वाला है क्योंकि यही बीटा वन का ब्लॉकर होता है ना। और लावेटालॉल तो वही आपसे 2-3 बार बताया जा चुका है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के लिए ही ब्लॉक करता है। प्राजोसिन अल्फ़ा के लिए होता है, अल्फ़ा वन के लिए होता है। इसका प्रोप्रानोलॉल अपना क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सेलेक्टिव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है एटेनोलॉल, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने यहाँ पे। तो अपना एटेनोलॉल ही राइट ऑप्शन रहा है, बीटा वन का ब्लॉकर, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पिक आउट द ड्रग एंड अल्फ़ा एंड बीटा एडनो रिसेप्टर ब्लॉकर। तो यहाँ पे वही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, लावेटालॉल ही रहने वाला है। वेरापामिल, निफेडिपिन ये तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मेटोप्रोलॉल ये अपना बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो लावेटालॉल जो होता है वो अल्फ़ा और बीटा दोनों को ब्लॉक करता है। इसके साथ ही एक और ड्रग होती है जो अल्फ़ा बीटा दोनों पर ब्लॉकिंग करती है, आप नोट कर लीजिएगा, कार्वेडिलॉल, ठीक है, कार्वेडिलॉल यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द ड्रग इनहिबिट्स द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करने वाली
ड्रग के बारे में आप बताइए। तो ऐसी ड्रग जिनके लास्ट में प्रिल लगा हो वो सारी ड्रग क्या करती हैं, अपना एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनिबिट करती है, ठीक है। तो इनिबिट करने वाली ड्रग कौन सी है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, नो सॉरी कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल एंड रेमिप्रिल। इसके अलावा लिसिनोप्रिल भी होता है, लिसिनोप्रिल होता है, पेरेंडोप्रिल भी होता है, रेमिप्रिल भी होता है। तो आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, लिसिनोप्रिल, पेरेंडोप्रिल, है ना, पेरेंडोप्रिल। इसके अलावा इनालाप्रिल भी होता है ना, तो देख लीजिएगा आप। इसके बाद है दिस ड्रग इज़ द डायरेक्टली एक्टिंग वसोडाइलेटर। तो जो डायरेक्टली एक्टिंग वसोडाइलेटर के बारे में यहाँ पर ड्रग पूछ रहा है, तो डायरेक्टली एक्टिंग देख लेते हैं, लावेटालॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। तो निफेडिपिन यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है अपना, जो कि डायरेक्टली जो है वसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डायलेट करने का काम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे लावेटालॉल, क्लोनिडीन एंड एनालाप्रिल, ये नहीं होंगे, बिकॉज जो क्लोनिडीन होता है और एनालाप्रिल, तो क्लोनिडीन जैसे होता है तो अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है। तो ये क्या करता है कि ये जब कोई भी अपना जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन होता है, उसको क्या करता है, उसको रीअपटेक करने का काम करता है। यहाँ सिनैप्स से निकला, सिनैप्स से जो अपना प्री सिनेप्टिक वो होता है, न्यूरॉन होता है, उससे यहाँ से जैसे नॉन एड्रेनलिन निकला और ये जा करके यहाँ पे एक वो होता है, ट्रांसपोर्टर टाइप का कह सकते हैं, यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, ये इसको रीअपटेक कर लेता है, जिस कारण से जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है। तो ये तो ब्लॉकिंग करना ये अलग चीज़ हो जाता है। ये डायरेक्टली क्या करता है, ये डायरेक्टली डायलेट तो नहीं करता है। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन है किसका, ये क्लोनिडीन का, वो तो सीधा हट जाता है। लावेटालॉल भी बीटा ब्लॉकर होता है, तो बीटा रिसेप्टर होता है, बीटा को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके साथ ही अल्फा 1 रिसेप्टर भी तो होता है। तो डायरेक्टली हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसको हम ब्लॉक कर देंगे तो डायरेक्टली वासोडाइलेट हो जाए, क्योंकि अल्फा 1 तो है, वो भी कर सकता है। इसके अलावा जो इनालाप्रिल होता है, इनालाप्रिल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होता है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होता है, तो एक मैकेनिज्म तो ये रास का सिस्टम हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये एक सिस्टम हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन का। लेकिन और भी तो सिस्टम है ना वसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने के, जैसे डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर ही है ना, नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, तो डायरेक्टली ये वसोडाइलेट नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन में ये नहीं है। निफेडिपिन ही है जो कि डायरेक्टली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है और इसके साथ ही जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है ना, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। तो इसलिए निफेडिपिन ही यहाँ पे राइट ऑप्शन है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो पिक आउट द डायबिटिक एजेंट फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। यहाँ पे डायबिटिक के बारे में पूछ रहा है, डायबिटिक एजेंट जो कि हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लोसार्टन, डाइक्लोथाइजाइड एंड कैप्टोप्रिल एंड प्राजोसिन। प्राजोसिन और कैप्टोप्रिल के बारे में तो बार बार हम लोग देख चुके हैं। लोसार्टन एक नई ड्रग अभी मिली हुई है। तो लोसार्टन ऐसा होता है गाइस कि जो एस जो हम पढ़ रहे थे ना अभी तक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन है ना, एंजियोटेंसिनोजन से क्या लगता है, रेनिन लगता है, रेनिन लगेगा तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करना है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करता है कौन, अपना एस। तो क्या होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसीलिए इसका नाम होता है। तो यहाँ पर हमारा जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, ये किस रिसेप्टर पर बाइंड करता है, ये AT1 रिसेप्टर पर बाइंड करता है। कौन से रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, AT1 रिसेप्टर पर। फिर उसके बाद क्या करता है ये, आप इसको नोट करिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, वसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ना, वसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वसो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ ही ये सोडियम और वाटर का क्या करता है, रिटेंशन करता है ना, सोडियम वाटर का रिटेंशन करता है, जिसके कारण क्या होता है, और इसके अलावा डायरेक्टली वसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। मतलब वसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया, सोडियम वाटर रिटेंशन किया, इसके साथ ही एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करता है। क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन को भी रिलीज़ करता है। तो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है, और ये जो तीनों मैकेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को अपने रेस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लोसार्टन दे करके AT1 के रिसेप्टर को ही पूरे तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। अभी नहीं ठीक से ब्लॉक हुआ है, अब ब्लॉक होगा। ये AT1 रिसेप्टर को हमने ब्लॉक किया तो ना ही एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, ना ही वसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ना ही सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है अपना एक जो है बढ़ेगा नहीं, है ना। तो AT1 रिसेप्टर के जो ब्लॉकर्स होते हैं, अगर उनकी ड्रग्स की बात की जाए तो यहाँ पे लोसार्टन दिया हुआ है ना, तो लोसार्टन दिया हुआ है, लोसार्टन हो गया, इर्बिसार्टन हो गया, वालसार्टन हो गया, है ना।
तो ये सारी ड्रग्स हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे डायरेटिक एजेंट जो कि हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में दिया जाता है, तो डायरेटिक जो होती है डाइक्लोरथायाजाइड ही होती है, डाइक्लोरथायाजाइड होती है, थायाजाइड्स हो गई है ना, फ्यूरोसमाइड हो गई है ना, जो कि क्या होती हैं हाई सेडिंग लूप डायरेटिक होती हैं फ्यूरोसमाइड। तो यहाँ पे जो डायरेटिक के नाम से पूछा जा रहा है वो डाइक्लोरथायाजाइड होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ गाइज, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि लेसिक्स क्योंकि जो ब्रांड नेम लेसिक्स चल रहा है मार्केट में लेसिक्स, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है, इस समय पर चल रही है, क्योंकि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होती है, जैसे कि अगर अचानक से बीपी किसी का बहुत ज़्यादा रेज हो गया, तो डॉक्टर लेसिक्स का ही इंजेक्शन लगाता है। और इसमें जो ड्रग पाई जाती है वो क्या होती है, फ्यूरोसेमाइड। क्या होती है, फ्यूरोसेमाइड ड्रग जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है ना। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन अब बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये देखा गया है कि लेसिक्स के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ड्रग ब्लॉक अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ऐसी ड्रग जो कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो प्राजोसिन ही है यहाँ पे ड्रग। प्राजोसिन अल्फा 1 को ब्लॉक करती है, प्राजोसिन होती है। इसके साथ ही कौन सी ड्रग होती है, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, सेल्डोसिन, टमसुलोसिन, है ना। तो ये ड्रग होती हैं। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक बहुत अच्छी है, जिससे आपको अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सारे जो हैं मतलब जो ड्रग हैं जो एक्ट करती हैं उसमें, वो सब आपको लर्न हो जाएंगी अल्फा 1 को ब्लॉक करने वाली। तो पहले तो आप जो ओसिन नाम है, क्या है नाम है, जोसिन नहीं, ओसिन वर्ड आप नोट कर लीजिए पहले तो, है ना, ओसिन वर्ड नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें ट्रिक, ठीक है। ट्रिक को हम देखते हैं थोड़ा सा कि पर तेरे दो अल्फाज, पर तेरे दो अल्फाज में जो है तुम जो क्या हो गए, स्लाइड हो गए। स्लाइड का मतलब फिसल गए, है ना। पर तेरे दो अल्फाजों में तुम स्लाइड हो गए। तो यहाँ पे पर से आप ये इसको प्रा कर दीजिए, है ना, प्राजोसिन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद टेराजोसिन हो जाएगा। इसके बाद दो मतलब क्या हो जाएगा, डॉक्साजोसिन हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फाज मतलब मुद्दा है अल्फोजोसिन। अल्फोजोसिन के बाद है टम लिखा है मतलब टमसुलोसिन, और ये स्लाइड लिखा हुआ है मतलब सेल्डोसिन, आप इसको कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक है बेसिकली, कोई डायरेक्टली वो नहीं है, ये निमोनिक्स है, जिससे आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्टली अल्फा 1 ब्लॉकर्स की ड्रग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिस ड्रग एक्टिवेट्स अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाली ड्रग, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोनिडिल, है ना, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन के साथ और सारी ड्रग भी आती हैं, जैसे मिथाइल डोपा अपनी हो गई, है ना, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा के साथ कौन सी ड्रग आती है, जो मॉक्सानिडीन होती है, मॉक्सोनिडीन भी आती है ना। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्लोनिडीन के साथ एप्राक्लोनिडीन, मिथाइल डोपा और कौन सी ड्रग आती है, मॉक्सोनिडीन। ये जो ड्रग होती हैं अल्फा 2 की एगोनिस्ट होती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गाइस, जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो दिस ड्रग इज़ एन इनिबिटर ऑफ रेनिन सिंथेसिस। ये रेनिन सिंथेसिस के इनिबिटर की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मैकेनिज़्म है गाइस, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को नहीं पता कर सकते हैं कि जब अपने बॉडी में वाटर का लेवल डाउन होता है, या फिर कह सकते हैं फ्लूइड का लेवल डाउन होता है, तो क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। तो ब्लड प्रेशर डाउन होने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रेन है वो अपना जो सिग्नल वगैरह भेजता है, तो बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, अपना किडनी में होता है ना। बीटा 1 रिसेप्टर को जब एक्टिवेट करता है, तो वो बीटा 1 रिसेप्टर जैसे एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पर जो अपना वहाँ पे जस्टाग्लैमुलर सेल्स होती हैं, मतलब जे सेल्स होती हैं, जे सेल होती हैं, है ना, जे सेल कह सकते हैं आप, जस्टाग्लैमुलर सेल। वो क्या करती हैं, वो रिलीज़ करती है रेनिन। रेनिन रिलीज़ करेगी। रेनिन रिलीज़ करेगी तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, वही एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वाला, है ना, एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है। एंजियोटेंसिन सेकंड 81 रिसेप्टर पर बाइंड करता है। फिर वही तीन चीज़ें निकलती हैं, एल्डोस्टेरॉन, इसके साथ ही निकलता है, इसके साथ ही H2O और सोडियम वाटर का रिटेंशन, है ना, वासोकंस्ट्रिक्शन, ये तीन चीज़ें फिर होती हैं, जिसके कारण क्या होता है, बीपी अपना रेज हो जाता है। कह सकते हैं कि ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, है ना, सक्रिय हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि जो अपना रेनिन रिलीज़ करने में बीटा 1 रिसेप्टर का बहुत बड़ा हाथ है ना, बीटा 1 रिसेप्टर का बहुत बड़ा हाथ है।
तो हम इसमें ड्रग भी उसी हिसाब से देंगे, है ना, बीटा 1 रिसेप्टर के लिए ही देंगे ड्रग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अपना नॉन सेलेक्टिव ड्रग है प्रोप्रानोलॉल, इसे हम दे सकते हैं। इसके बाद इनालाप्रिल, डायजॉक्साइड, लोसार्टन, ये बिल्कुल नहीं देंगे। और इनालाप्रिल के बारे में तो मैं बता चुका हूँ आपको कि एस इनहिबिटर होता है ना, एस इनहिबिटर होता है। लोसार्टन क्या होता है, AT1 रिसेप्टर का ब्लॉकर होता है। इसके साथ ही जो डायजॉक्साइड जो होता है, क्या होता है, डायजॉक्साइड होता है, वो क्या होता है, वो होता है पोटेशियम चैनल का ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपनर होती है। बेसिकली आप नोट कर सकते हैं ड्रग, क्योंकि क्लासिफिकेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्लासिफिकेशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं पूछता है। ये है कि क्वेश्चन के पीछे का मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पूछ सकता है, जैसे अब ये डायरेक्ट पूछ लिया है कि इनहिबिटर ऑफ रेनिन। लेकिन गाइस अगर बात करूँ ना, अब ये तो ऑप्शंस के बेसिस पर मैं लगा सकता हूँ कि प्रोप्रानोलॉल ही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। लेकिन जो रेनिन, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर की भी ड्रग है जो कि डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट कर देती है। अब वो ड्रग क्या है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, तो रेनिन इनहिबिटर डायरेक्ट ड्रग है एलिस्किरिन। क्या होती है, एलिस्किरिन। एलिस्किरिन जो ड्रग होती है ना, वो डायरेक्ट रेनिन का इनहिबिटर होती है, लेकिन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, बेस्ड ऑन ऑप्शंस, तो प्रोप्रानोलॉल ही पूछ रहा है सिंथेसिस के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिस ड्रग इज़ अ नॉन पेप्टाइड एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के लिए ड्रग पूछ रहा है। तो अब चलते हैं देखने कि क्लोनिडीन, कैप्टोप्रिल, लोसार्टन, डायजॉक्साइड। तो यहाँ पे रिसेप्टर के लिए तो बात कर ही चुके हैं, लोसार्टन, इर्बिसार्टन, है ना, वालसार्टन। तो ये ड्रग होती हैं ये अपनी कौन सी, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर बेसिकली AT1 रिसेप्टर कहते हैं इसको, है ना, उसको ब्लॉक करती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिस ड्रग इज़ अ पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। तो मैं अभी बता चुका हूँ आपको जैसे ही कि डायजॉक्साइड जो होती है वो पोटेशियम चैनल का एक्टिवेटर होती है, ओपनर होती है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजियोटेंसिन सेकंड आर ट्रू एक्सेप्ट। तो एंजियोटेंसिन सेकंड के बारे में हमें पूछ रहा है स्टेटमेंट्स। तो इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल सही बात है कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है ऑक्टापेप्टाइड होता है। क्या होता है, ऑक्टापेप्टाइड। इसके पहले जो एंजियोटेंसिन सेकंड के पहले जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट आता है वो क्या होता है, वो डेकापेप्टाइड होता है, ठीक है, डेकापेप्टाइड होता है। फिर इसके पहले की क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है, जो कि क्या होता है, प्लाज्मा अल्फा टू ग्लोबुलिन। ये कहते हैं किसको, एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिनोजन को। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए किसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन, बिल्कुल सही है, इट इज़ पेप्टाइड हार्मोन क्योंकि ये ऑक्टापेप्टाइड होता है। और इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, बिल्कुल राइट है, एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशंस को जो है स्टिमुलेट करता है बाय बाइंडिंग विथ AT1 रिसेप्टर, है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट इज ऑलमोस्ट एज पोटेंट एज एंजियोटेंसिन सेकंड। ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है अपना, जो है सेकंड, ये थर्ड नंबर का अपना राइट ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड राइट लगा देते हैं। इट इज़ अ पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्शन, बिल्कुल सही, पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्शन है क्योंकि AT1 रिसेप्टर ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये चीज़ दो से तीन बार मैं बता चुका हूँ यहाँ पे। अब है दिस ड्रग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ ब्रोंकियल अस्थमा। तो ऐसी ड्रग जो कि ब्रोंकल अस्थमा, अगर जिसको अस्थमा है तो कौन सी ऐसी हाइपरटेंसिव की ड्रग है जिसको वहाँ पे नहीं देना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन प्रोप्रानोलॉल ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब अस्थमा का आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा होता है कि बीटा 2 सिम्पैथोमाइमेटिक। सिम्पैथोमाइमेटिक क्यों लिखा रहता है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो जो स्मूथ मसल होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, स्मूथ मसल रिलैक्स होती हैं, और जो ब्रोंकस होता है ना, कह सकते हैं एल्वेलाई होता है, वो डायलेट होता है, ब्रोंकस डायलेट होता है, ब्रोंको डायलेशन वहाँ पे होता है। तो ब्रोंको डायलेशन होता है, इसलिए हम सिम्पैथोमाइमेटिक थिंग्स देंगे। लेकिन जो प्रोप्रानोलॉल है वो सिम्पैथोलाइटिक है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम को ख़त्म करने वाली चीज़ है। इसलिए यहाँ पे प्रोप्रानोलॉल, यहाँ पे राइट ऑप्शन है कि प्रोप्रानोलॉल हमें कभी भी अस्थमा पेशेंट को नहीं देना है। इसके अलावा क्लोनिडीन, इनालाप्रिन, निफेडिपिन, इनका कोई भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है ना इस चीज़ पर, अस्थमा पर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिस ड्रग इज़ कन्वर्टेड टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट आफ्टर एब्सॉर्प्शन। एक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज होना मतलब कि जैसे प्रोड्रग हो गई, प्रोड्रग मतलब होता है कि प्रोड्रग में के अंदर क्या पाया जाता है, अपना एक्टिव मेटाबोलाइट्स हो गए, जो कि किसी केमिकल या फिर एंजाइम की वजह से अपना एक जो उसका एक्टिव मोइटी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसमें चेंज होता है
है ना। प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं जैसे कोई भी टैबलेट है उसके ऊपर कोटिंग है, लेकिन कोटिंग से रिलेटेड नहीं है प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि कह सकते हैं कोडीन का क्या होता है, मॉर्फिन हो गया। और आपका स्पाइरोलेक्टोन, जैसे आपने सुना होगा ना, स्पाइरोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन का क्या होता है, स्पाइरोलेक्टोन क्या होती है, वो एक प्रोडक्ट होती है। तो प्रोडक्ट है, अब इसका एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, एप्लेरेनॉन होता है। क्या होता है, एप्लेरेनॉन। तो यहाँ पे हम जो हमारा काम है वो एप्लेरेनॉन से है, लेकिन स्पाइरोलेक्टोन हम दे रहे हैं, स्पाइरोलेक्टोन एक प्रोडक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ पूछ रहा है कि लाबेटालॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना इनालाप्रिल, क्योंकि इनालाप्रिल एक प्रोडक्ट है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों एक चीज़ आप इसमें नोट कर लीजिएगा, इनालाप्रिल अब बात ही आ गई है तो देख लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कि जितने भी प्रिल हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर जो भी हैं, तो उसमें से सारे प्रोडक्ट हैं एक्सेप्ट ऑफ, किनको छोड़ करके, एक आपको कैप्टोप्रिल छोड़ना है, कैप्टोप्रिल नहीं है प्रोडक्ट। फिर इसके बाद क्या है, लेसिनोप्रिल, लेसिनोप्रिल। ये दो ड्रग को छोड़ करके बाकी जितने भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। इनको छोड़ कर, कैप्टोप्रिल और लेसिनोप्रिल को छोड़ करके, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि दिस ड्रग रूटीनली प्रोड्यूसेस सम टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का इंक्रीज़ हो जाना, है ना। तो ये एक ऐसी ड्रग जो कि इंक्रीज़ कर देती हैं हार्ट रेट को, प्रोप्रानोलॉल, क्लोनिडीन, इनालाप्रिल, निफेडिपिन। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना निफेडिपिन रहने वाला है, जो कि टैकीकार्डिया को प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद है ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वसोडाइलेटर इज आर ट्रू एक्सेप्ट। तो वसोडाइलेटर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछ रहा है। हाइड्रोलाजिन कॉजिंग टैकीकार्डिया, ठीक है। निफेडिपिन इज अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि निफेडिपिन जो होता है वो कैल्शियम चैनल का ब्लॉकर होता है, ठीक है ना, कैल्शियम चैनल का ब्लॉकर होता है। तो निफेडिपिन कैल्शियम चैनल का ब्लॉकर होता है, तो इसने बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि डोपामिन रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना यही रहने वाला है कि ये गलत है। तो नाइट्रोप्रोसाइड डायलेट्स बोथ हाइड्रीज एंड वेन्यूल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है वो एनो जो होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसको रिलीज़ करता है, जो कि ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करके जो भी है GMP से GTP जो भी है उसमें चेंज करके यहाँ पर वसोडाइलेट कर देता है। तो यहाँ पे अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मिनॉक्सिडिल कैन कॉज हाइपर ट्राइकोसिस, ये भी सही है। हाइपर ट्राइकोसिस जो कह सकते हैं, एलोपेशिया में मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया जाता है, मतलब कि जिसके बाल नहीं है उसके बाल उगाने के लिए हाइपर ट्राइकोसिस उसे कहते हैं, हेयरी करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट रहने वाला है कि निफेडिपिन डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो ये नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरापामिल आर ट्रू एक्सेप्ट। वेरापामिल के एक स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है इट ब्लॉक्स एल टाइप कैल्शियम चैनल, बिल्कुल सही है। इसके बाद इट इंक्रीजेज हार्ट रेट, नहीं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इट इंक्रीजेज हार्ट रेट ही रहने वाला है। इट रिलैक्सेस कोरोनरी आर्टरी स्मूथ मसल, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक होगा तो स्मूथ मसल को जो है रिलैक्स किया जाएगा। इट डिप्रेस कार्डियाक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये भी सही है। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए तो ठीक है, चाहिए कैल्शियम, तो इस कारण से अगर उसको ब्लॉक करते हैं तो उस पर भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे वेरापामिल के लिए जो एक्सेप्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो यही है कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज़ द अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडीन। तो अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ क्लोनिडीन देख लेते हैं। बेसिकली पार्किंसन सिंड्रोम, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक इफेक्ट, एग्रोलोसाइड एंड प्लास्टिक अनीमिया एंड ड्राई कफ एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो क्लोनिडीन जैसे कि आप जानते हैं अल्फा 2 बाइंड करता है, और अल्फा 2 कहाँ होता है, कहाँ पे होता है, वसोमोटर सेंटर्स में भी होता है। तो इस कारण से जैसा कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है ना, BB को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे सीडेटिन एंड हिप्नोटिक इफेक्ट्स देता है, पेशेंट्स को नींद आएगी, है ना। द रीज़न ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इज़, तो रीज़न क्या है बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्ट्रेशन का, रीज़न ऑफ बीटा ब्लॉकर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। तो ये करता क्या है, ये करता है पेरिफेरल वसोडाइलेटर, डिमनाइजिंग ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड डिक्रीजिंग ऑफ हार्ट वर्क को डिक्रीज़ करता है, एंड डिप्रेशन ऑफ वसोमोटर सेंटर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना रहने वाला है डिक्रीजिंग ऑफ हार्ट वर्क, हार्ट के वर्क को डिक्रीज़ करता है बीटा ब्लॉकर, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एन एंडोजीनस वसोकॉन्स्ट्रिक्टर दैट कैन स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम सुप्रारेनल ग्लैंड। तो ऐसा एंडोजीनस मतलब कि एंडोजीनस का मतलब ये होता है कि बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है और जब बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो वो उस चीज़ का यूज़ करता है, ठीक है।
तो अब देख लेते हैं इसमें राइट ऑप्शंस क्या होने वाले कि एंडोजीनस वासोकंस्ट्रिक्टर दैट कैन स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज फ्रॉम द सुप्रारेनल ग्लैंड। तो वो एंडोजीनस वासोकंस्ट्रिक्शन कंस्ट्रिक्टर क्या होते हैं, क्या होता है एंजियोटेंसिनोजन 1, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन सेकंड ही रहने वाला है, जो कि कहाँ बाइंड करता है, AT1 रिसेप्टर पर बाइंड करके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है, जैसा कि एंजियोटेंसिन सेकंड। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता कौन है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, और किस चीज़ से बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से बनाता है। और उसके एंजियोटेंसिन 1 कहाँ से बनता है, एंजियोटेंसिनोजन से बनता है। किसकी हेल्प से बनता है, रेनिन की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो जैसा कि ये सारी चीज़ें मैंने सीरीज़ में बता दी है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो एक बार फिर से आप जो है पीछे करके थोड़ा सा वीडियो एक बार उसको फिर देख लीजिएगा, लेकिन यही सीक्वेंस है इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज़ द ग्रुप ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विच डिमिनाइजेस द मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रैडिकाइनिन। तो ऐसी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि ब्रैडिकाइनिन के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कम करती है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, तो जो ब्रैडिकाइनिन होता है वो वासोकंस्ट्रिक्शन, एंजियोएडेमा, इन सारी चीज़ों के लिए जो है क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रैडिकाइनिन। ब्रैडिकाइनिन क्या होता है, एक लोकल हार्मोन होता है ना। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे जो ड्रग दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, उसके कारण से उसका मेटाबॉलिज्म, ब्रैडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म जो है कम हो जाता है, जिसके कारण ब्रैडिकाइनिन रिलीज नहीं हो पाता। और ब्रैडिकाइनिन का काम क्या होता है, वासोकंस्ट्रिक्शन करना, है ना, और एंजियोडेमास जो भी है। तो इस कारण से यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की ड्रग देंगे और ब्रैडिकाइनिन जो है वो थम जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रालाजीन कैन प्रोड्यूस। तो हाइड्रालाजीन एक वसोडाइलेटर है। ठीक है, हाइड्रालाजीन के साथ क्या आती है, मिनॉक्सिडिल भी आता है। और होता क्या है, ये पोटेशियम चैनल का ओपनर। ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा तो आपका जो स्मूथ मसल है, ब्लड वेसल है, वो क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे पूरी। ठीक है, तो हाइड्रोलाजीन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। हाइड्रोलाजीन कैन प्रोड्यूस सीजर, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस, टेकिकार्डिया, लूपस इरिथ्रोमेटस। तो यहाँ पे टेकिकार्डिया ही रहने वाला है यहाँ पे राइट ऑप्शन। एंड एक्यूट हेपेटाइटिस एंड अप्लास्टिक एनीमिया। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, टेकिकार्डिया और लूपस इरिथ्रोमेटस ही राइट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है, ये प्रोड्यूस करा जा सकता है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि चूज़ द वसोडाइलेटर विच रिलीज एनो। तो ऐसा वसोडाइलेटर जो कि एनो को रिलीज़ करता है, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ही होता है यहाँ पे राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ही राइट ऑप्शन रहेगा। बेसिकली करता क्या है ये गाइस, ये जो है आपका नाइट्रोक्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो आपको दिख रहा है, तो ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। अभी ग्वानिल साइक्लेज करता क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एनो पहले रिलीज़ किया, इसके बाद ये क्या किया, ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया। ग्वानिल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ तो GATP जो होता है वो CGMP में चेंज होता है ना। ये ATP किस पे चेंज होता है, GTP जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे जो GTP होता है वो चेंज होता है किसमें, आपका CGMP में चेंज होता है। और CGMP में जैसे ही चेंज होता है वो वसोडाइलेशन कर देता है, कह सकते हैं ब्लड वेसल्स को फैला देता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन में अपना सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अपना कि द रीज़न ऑफ डायबिटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट इज़। तो रीज़न क्या है डायबिटिक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में डायबिटिक हम क्यों देते हैं, तो ब्लॉक्स द एडर्जिक ट्रांसमिशन, बिल्कुल कोई उसका लेन देन नहीं होता एडर्जिक ट्रांसमिशन से। डायबिटिक क्या होती हैं बेसिकली गाइस, डायबिटिक होती हैं जो कि अपने यूरिन आउटफ्लो को बढ़ाएं, मतलब कि जो यूरिन है उसको जल्दी जल्दी पास करवाएं। और यूरिन पास हुआ तो क्या होगा, वहाँ पर जो अपने बॉडी का जो सोडियम है ना, क्योंकि सोडियम भी जाता है। इसके अलावा वाटर का जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें जो वाटर है ना, वो भी बाहर जाता है, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो डिमिनाइजिंग ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस इन द वेसल्स, एंडोथेलियम। तो यही राइट ऑप्शन अपने रहने वाला है कि ब्लड के वॉल्यूम को डाउन करना, और इसके साथ ही अमाउंट ऑफ सोडियम आयन को है ना डाउन भी करता है ना। इस बार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि टिक द डायबिटिक एजेंट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट।
तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वाली डायरेक्टिक पूछ रहा है, तो फ्यूरसेमाइड, स्पाइरोलेक्टोन, डाइक्लोथायाजाइड एंड कैप्टोप्रिल। तो कैप्टोप्रिल तो आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होती है। डाइक्लोथायाजाइड ये जो होती है ये आपकी थायाजाइड वाली डायरेक्टिक है, मीडियम एफिकेसी वाली। इसके अलावा स्पाइरोलेक्टोन जो होती है वो एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट होती है। अब स्पाइरोलेक्टोन के अलावा एक ड्रग होती है, कौन सी? एप्लेरेनॉन, है ना, एप्लेरेनॉन भी होती है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और फ्यूरसेमाइड जो होता है वो हाई सेलिंग लूप डायरेक्टिक है, ये जो होती है ये लूप डायरेक्टिक है, तो इससे तो कोई लेन देन नहीं है। एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट की डायरेक्टिक जो होती है, जो यूज़ की जाती है वो स्पाइरोलेक्टोन ही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द टिक द डायरेक्टिक एजेंट हैविंग अ पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। तो ऐसे डायरेक्टिक को टिक करो जो कि जिसका एक पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन फ्यूरसेमाइड है। अब क्यों है मैं भी ये बता देता हूँ कि फ्यूरसेमाइड डायरेक्टली जो अपना लूप डायरेक्टिक के अंदर आता है ना, और जैसे इसको हाइपरटेंशन इंक्रीज़ होता है, मतलब कि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब अचानक से बीपी किसी का बढ़ जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले फ्यूरसेमाइड का इंजेक्शन लगाता है और फिर जो है यूरिनेशन स्टार्ट होता है जल्दी जल्दी, तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है ना। और फ्यूरसेमाइड के लिए अगर देखा जाए तो एक इंजेक्शन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन सा है? लैसिक्स का, है ना। लैसिक्स का इंजेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो बिल्कुल आप इसकी भी जानकारी रखिए क्योंकि कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारी जो सीरीज़ है यहाँ पर क्वेश्चन की एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की वो ख़त्म हो चुकी है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा और चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी, और ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैकेनिज़्म है जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो उसको देखते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।